बीए की लड़की मॉडलिंग करेगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। राधा की बेटी अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार के साथ काम करने वाली है। तब जब पिताजी को कांच के सामने खड़ा होना भी आपका शायद पसंद नहीं आता होगा, तो आपने उन्हें बोला कि मुझे एक्टिंग में जाना है। क्या था वो पूरा दृश्य? मिलिए आइए, ये हमारी ऐश्वर्या है, ये हमारी सौम्या है। आईएएस ऑफिसर बनने आई थी, आईपीएस बनना आई थी, वर्दी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे मैं स्टेज पर चढ़ी और सौ कैमरे मेरे सामने थे, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरे सपने सारे बदल गए। मन में आपके दिल में कुछ करने की इच्छा है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। सेकेंड डे, थर्ड डे, मतलब 3-4 दिन मुझे ना बहुत जलील किया। वहाँ पे जितनी लड़कियां थी और जितने मतलब टीचर्स मतलब डिमोटिवेट किया, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है जहाँ मैं अपनी छाप छोड़ जाऊँ। पहले वो मतलब मुंबई यहाँ से 10 गुना आगे बहुत फास्ट है लाइफ, मतलब आप मैच नहीं कर सकते। आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको 6 महीने तो आपको अपना घर बनाने में, घर ढूंढने में, रहने खाने में, आपको खुद को समझने में लग जाता है। आप अपनी आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपने एक्टिंग से मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी, या फिर इससे पहले की भी कई कहानियां होगी जो शायद एक्टिंग या मॉडलिंग से पहले लोगों ने नहीं देखा। तो मेरा पहला प्रश्न वही है, इन सब की शुरुआत कहाँ से क्या आपकी जर्नी रही? एक्टिंग तो बहुत बाद का सफर आया मेरा। मेरी शुरुआत जो स्पोर्ट्स से हुई। मैं छतरपुर में भी रही हूँ, जबलपुर भी रही हूँ, बड़ा मलहरा भी रही हूँ। तो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश मेरा एजुकेशन स्कूलिंग सब यही रहा है। मेरी शुरुआत जो है वो स्पोर्ट्स प्लेयर के तौर पर थी। मैं हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल ये सब खेला करती थी। और जैसे कि मेरे बचपन से सपने बहुत बड़े रहे, हमेशा से। मैं अपने गांव जाया करती थी, मेरा गांव यूपी में है, प्रतापगढ़। और मेरा गांव जो है वो नानी का घर जो है बहुत ही छोटा सा और कच्चा घर था। तो मैं बुंदेलखंड में बोलती थी, मम्मी मुझे टूटे फूटे घर में नहीं जाने। तो फिर उस टाइम पे मेरी मौसी और मेरी मम्मी बोला करती थी कि बेटा एक बड़ा बन जाएगा। तो मुझे वो लगता था हमेशा से, मैं अपने आस पास अपने जहाँ पे भी रहती थी वहाँ पुलिस कॉलोनी में रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में है। तो आसपास देखती थी कि कितनी सारी चीजें हैं जो हम कभी फील भी नहीं कर पाते हैं। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद ही नहीं है, होगी 4-5 साल की भी होगी। तो उस वक्त से भी जब मैं देखती थी कि सड़क पे कोई बच्चा कचरा उठा रहा है या कुछ ऐसी चीजें देखती थी, या फिर घरों में देखती थी कि बहुत शोषण हो रहा है चीजों का, महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है, तो मुझे बहुत हर्ट करता था। और इसलिए सोचती थी कि मुझे लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है जहाँ मैं अपनी छाप छोड़ जाऊं, और एक दिन मैं समाज के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे सेटिस्फाई करे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया है। ये मेरा जो जीवन है दूसरों के लिए मैं उसको समर्पित करना चाहती हूँ। और शायद मेरे इन्हीं सपनों की वजह से मैं जो भी कर रही हूँ, उन्हीं विचारों, उसी सोच, और मेरा दिल साफ है, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही करती हूँ। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रही बचपन से ही। मेरे फादर भी कबड्डी प्लेयर थे, वो एक्टिंग भी करते थे, और मेरी प्रेरणा भी वही रहे हैं। एक बेटी के लिए उनके बाप से बड़ा कोई नहीं होता। जो प्रेरणा वो अपने बचपन में घर से लेती है, माँ से लेती है, अपने पिता से लेती है, उसे वो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन आपका नजरिया कैसा है वो आप पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ लेकर जाएगा। तो जो मेरा नजरिया था वो ये था कि मुझे लाइफ में मैं कुछ भी करूंगी, मुझे हर चीज पहली बार मिले ना मिले, लेकिन मैं उसको हासिल करके रहूं। स्पोर्ट्स और बॉलीवुड दोनों बहुत अलग अलग चीजें हो गई। तो मैंने आपसे कहा ना कि मेरा सफर तो बहुत ही ये बॉलीवुड तो बहुत बाद में आया। स्टार्टिंग में मेरा स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। मैं MP25 बटालियन की लीडर थी वहाँ पर। और एनसीसी मुझे
और मुझे इन बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो नौगांव में जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मुझे बहुत उस वक्त की याद आ गई कि जो हमारा गीत है एनसीसी गीत आता है लोगों को, वो मेरे दिल के आगे बहुत करीब है। और एनसीसी के बाद फिर मैंने बैडमिंटन खेला और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए गई जबलपुर, क्योंकि मैं सिंगरौली और फादर का बहुत अलग अलग स्टेट में ट्रांसफर होना, कभी छतरपुर कभी जबलपुर, तो कोई एक प्लेस नहीं होता था कि मैं यहाँ पर रहूंगी या मैं कहीं पे जाऊंगी। हर 2 साल 3 साल में ट्रांसफर होते ही रहते थे। तो इतने ट्रांसफर होने की वजह से मुझे लैंग्वेजेस का, वहाँ के कल्चर का, वहाँ की चीजों का बहुत अलग अलग नॉलेज हुआ और वहाँ के लोगों से मैं जुड़ पाई। फिर इसी तरीके से मुझे आफ्टर 10 मुझे लगा मैं क्या करूँ, क्योंकि सिंगरौली बहुत छोटी सी जगह है। आपका हमारा ये रतलाम तो फिर भी बहुत बड़ा है, सिंगरौली में तो सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, 10th हो गया है, 12th हो गया है मेरा। अब उसके बाद मेरे सपने बहुत बड़े थे और फादर को भी ऐसा लगता था कि यार आईएएस, मुझे बचपन से आईएएस ऑफिसर बनना था। मुझे वर्दी बहुत पसंद थी, आईएएस बनूं या आईपीएस बनूं, कुछ भी, इन वर्दी पहननी है, ये मेरा ड्रीम रहा है। और उसी ड्रीम को फॉलो करने के लिए मैं जबलपुर गई। जबलपुर में मैंने बीए लिया। बीए से मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर मैंने किया। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी का जो एक माइंडसेट है, अगर बीए कर रहे हो तो आप मतलब घर का एक है कि शादी करवा दी जाएगी, पढ़ाई नहीं करनी है, या मतलब इसीलिए वो बीए करवाते हैं कि हाँ चलो एक हो जाएगा नॉलेज के लिए, कि बताने के लिए हो जाएगा कि हाँ शादी के अगर रिश्ते जाने हैं तो बोलेंगे बीए कर लिया है, हो गया है, डिग्री है। तो लेकिन मेरा ये नहीं था, मुझे तो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस बनना था। और मेरे टीचर को भी होता था कि हर तरह सबसे पहले मेरा हाथ होता था कि मुझे पढ़ना है, आप बताइए क्या क्वेश्चन करना है। तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरे टीचर से ऐसा फील हुआ कि यार ये लड़की जो है, अब क्या होता है फ्रेशर पार्टी होती है, आप जब जाते हो ग्रेजुएशन के लिए, फर्स्ट ईयर होता है तो उसमें फ्रेशर पार्टी होती है। तो बीए की लड़की मॉर्निंग करेगी, कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब खाना सोचते हैं, खाना पकाएगी और मतलब ये सब बहुत नॉर्मल और जनरल सी बात है ये। लेकिन उस वक्त मेरे टीचर ने, मेरी मैथ थी, उन्होंने मुझे बोला सौम्या तुम पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा मैम मुझे तो कभी मैंने हील्स पहनी नहीं है, हमेशा से शूज पहनते आई हूँ, चप्पलें पहनी है मैंने, हील्स कभी नहीं डाली मैंने, मैं कैसे वॉक करूंगी, वो भी आपको स्ट्रेट लाइन चलनी होती है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे स्टेज पे चलने का। अब स्पोर्ट्स में क्या है कि हम सब ग्रुप में रहते हैं, आपको कुछ सीखना नहीं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं हमेशा से बहुत शाय रहती थी, कभी किसी से बात नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो उस वक्त मेरे टीचर जो है वो मुझ पर बहुत विश्वास कर रहे थे, और विश्वास इंसान तभी करता है जब उसको आपके अंदर कोई काबिलियत दिखती है। तो मैंने उस वक्त मैम की बात मानी और मैंने अपना ऑडिशन दिया, और बहुत ही गंदा ऑडिशन था क्योंकि वहाँ पे मैंने माता गुजरी से बीए किया है, और माता गुजरी कॉलेज क्या है कि गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे कम से कम तो 5-10 हजार लड़कियां पढ़ती हैं शिफ्ट वाइज। तो मैंने जब वहाँ गई तो उसमें बीएससी और बीकॉम और बीबीए, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां जितनी की थी, और इतनी फैशनेबल थी, बहुत स्टाइलिश थी, मैं कुछ भी नहीं थी, बहुत ही एक जनरल सा पैंट डाली और शर्ट डाली। कभी मेरे घर पे पाउडर क्रीम भी हुआ करता था, क्योंकि पापा को पसंद नहीं था, पापा डिफेंस में है, वहां लोग को अगर मेरे के सामने खड़े हो गए तो वो तो ऐसे देख रहे कि क्या हो गया है, तो वो मेरे लिए मेरे के सामने खड़ा होना भी बहुत अजीब सा लगता था। तो लेकिन वहाँ बॉडी मैंने शुरू किया और मेरा फर्स्ट रिजेक्ट हो गया, और मैं वापस आई अपने स्टेट में। मेरे पास हील नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड थी विजयता, उसने मुझे हील्स खरीदवाई और मैं ऑडिशन दिया, रिजेक्ट के लिए वापस से फिर नीचे आई। तो मेरी टीचर थी, उन्होंने बोला कि सौम्या यहाँ तक वर्कशॉप है, आ जाना। मैंने कहा ओके मैम ठीक है। फिर इसके बाद मैंने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, मतलब 3-4 दिन मुझे ना बहुत जलील किया। वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी और जितने मतलब टीचर्स, मतलब जलील मीन्स उन्होंने बहुत डिमोटिवेट किया यार तुम, क्योंकि और मेरा ना हिंदी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि संध्या मैम को मैं बहुत प्यार करती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे हिंदी तो वैसे ही पसंद था। और पापा भी मतलब देशभक्त वाली चीज होती थी कि मेरे ना देशभक्ति भी बहुत ज्यादा थी, और मैं हिंदी को प्रमोट भी बहुत करती थी।
अब उसी की वजह से मुझे जब फैशन इंडस्ट्री में आप जाते हो ना, तो फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि हिंदी मतलब कि आप वहाँ की डिग्रेड, अभी थोड़ा सा अभी आपको लेवल अप करना पड़ेगा, आपको स्लाइड यूज हुई सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जबकि फिल्में हिंदी की ही करनी है, फिल्में हिंदी की करनी है, बोलना इंग्लिश में है, तो वो वाली चीज हो जाती थी। पर मैंने कहा कि कुछ भी हो, लैंग्वेज का क्या है, अब मैं कहीं बाहर जाऊंगी या कहीं और जाऊँ, मुझे लैंग्वेज नहीं आएगी, मुझे अपना काम तो आता है ना, मैं अपना काम तो कर सकती हूँ। और मैंने फर्स्ट डे जब मैं अकेली लड़की थी, जो मैं कॉर्नर में खड़ी थी और बाकी की जितनी पार्टिसिपेंट थी वो सारी साइड में खड़ी हुई थी, और मेरी जो सीनियर हुआ करती थी वो मुझे बोलती थी कि सौम्या तुम ठीक हो। मैंने कहा दी मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है डे बाय डे, मतलब फर्स्ट डे मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल में मैंने सीखा, फिर मैंने दूसरे दिन की मेरी जो नाइट में भी होती थी, नाइट में वॉक कर रही होती थी, दिन में भी वॉक कर रही होती थी। थर्ड डे वो जितनी भी लड़कियां थी वो बोलती थी सौम्या मैम ना तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, तुमने कैसे किया, तुम कैसे वॉक करती, प्लीज मुझे पर बताओगे क्या। और वो सुनी रखी उधर करके वो सारी साइड आ गई। और मेरा जो टाइटल था बॉलीवुड थीम थी हमारे फ्रेशर पार्टी की, उस थीम में मुझे ऐश्वर्या का वो दिया था, टैग दिया था। और हमारे कॉलेज में क्या है कि बहुत बड़ा इवेंट होता है फ्रेशर पार्टी का। उस टाइम पर जब बाहर के बाकी सीईओ कॉलेज के प्रोफेसर वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मिलिए आइए, ये हमारी ऐश्वर्या है, ये हमारी सौम्या है। तो मतलब उस दिन से, और फिर जब मैं फर्स्ट मेरा अपीयरेंस था कैमरे के सामने, उस टाइम मैंने जो फील किया वो एक अलग ही कहानी थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने आई थी, आईपीएस बनना आई थी, वर्दी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे मैं स्टेज पर चढ़ी और 100 कैमरे मेरे सामने थे, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरे सपने सारे बदल गए। इससे मतलब ये नहीं था कि मेरा जो सपना था वो बता, नहीं, मेरा नजरिया बदल गया। मुझे लगता था कि एट द एंड मुझे कुछ करना है, समाज के लिए करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। उसके लिए आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप समाज सेवी बन जाओ, आप कहीं पे कुछ भी प्रोफेसर बन जाओ, आप जो है कुछ भी इवेंट मैनेजर बन जाओ। आपको अगर समाज के लिए या देशभक्ति के लिए कुछ करना है, उसके लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। आपके मन में, आपके दिल में कुछ करने की इच्छा है तो आप कहीं से भी कर सकते हो। और मेरा पैमाना इस तरीके से चेंज हुआ कि वो मैंने कैमरे देखे, मैंने कहा मुझे समाज के लिए जब कुछ करना था तो उसके लिए मुझे वर्दी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं एक्टिंग के जरिए अपने हर वो ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। आईएएस भी बन सकती हूँ, आईपीएस बन सकती हूँ, मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मोटिव एक है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी से बॉलीवुड या यूं कहे कि इंडियन सिनेमा तक का सफर आपने तय किया। लेकिन सुना आप जो बात कर रहे थे अभी, हम लोग जब आ रहे हैं तो सौम्या जी स्टेज पर चढ़ते हैं, स्टेज को प्रणाम करके मैं उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ देख पा रही हूँ। वो, उनको हिंदी बहुत पसंद है, वो देशभक्ति करना चाहती है। ये कहीं ना कहीं हमने जो आज तक बॉलीवुड के सेट पैटर्न्स देखे हैं उनको फिट बैठता नहीं है। तो क्या ऐसी चीजें हुई आपके साथ में? बार ऐसा लगा आपको कि शायद मैं ये सब करूंगी तो दरकिनार हो जाऊंगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया? बॉलीवुड कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं करना है या ये चीजें करना है। ये तो हमारी अपनी खुद की सोच है, हमारी विचारधारा है और हमारी मान्यता है कि हम किस चीज को बिलीव करते हैं, किस चीज को बिलीव नहीं करते हैं। और वहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि आप कलावा नहीं पहन सकते, आप स्टेज पर चढ़ रहे हो, आप वहाँ पे टच नहीं कर सकते। आप मतलब ये चीजें क्या होती है कि आपके अंदर बचपन से ही आपके जो संस्कार होते हैं, शायद मेरे माँ बाप ने जो भी मुझे बचपन में सिखाया या मैं जिस तरीके से पली बड़ी हूँ, ये उसी की वजह से मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरा जो ऑटोमेटिक वो चीज होती है कि मैं मेरे जो सीनियर है उनका नमस्ते आदर सम्मान करूँ मैं स्टेज पर, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ वो स्टेज की वजह से हूँ। आज आप मुझे सुन रहे हैं तो वो स्टेज की वजह से है, ये मेरी भूमि है, कर्मभूमि है, तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ जिस वजह में आ जाऊँ। और बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। आप जानवी कपूर को देख लीजिए, आप बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, आप यामी गौतम जी को देख लीजिए, वो भी बहुत
पूजा पाठ करने वाली हैं वो भी बहुत सारी। क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्टर्न कल्चर देख लेते हैं तो हम जो अपनी हिंदुत्व और अपनी जो बेसिक चीज है ना वो भूल जाते हैं। और आज का जो समाज है और दुनिया या जो यूथ है वो क्या करते हैं कि वेस्टर्न को ज्यादा इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो बहुत अपने आप को कूल दिखाते हैं। जिस दिन हम लोग अपने कल्चर को लेकर के कूल, हमको कोई शर्म आए तिलक लगाने में या कलावा पहनने में और हम उसमें रील्स बनाए, तो मेरे ख्याल से वो उससे ज्यादा कूल क्या होगा। आगे बढ़ना है तो वैल्यूज के साथ बढ़ना, वैल्यूज के साथ बढ़ते हैं और फिर आप जब वैल्यूज के साथ बढ़ते हैं तो आपसे आगे वाले लोग भी प्रेरित होते हैं, चाहे मेरे सीनियर ही क्यों ना हो। मेरे सीनियर मैं जब यहाँ रहती थी, मध्य प्रदेश में रहती थी, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉम्बे गई थोड़ी सी खराब हो गई क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी सी मैं अनुकूल हो रही हूँ, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ। इसी की बात कर रही हैं। हाँ, तो मैं शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, थोड़ी सी अपनी एज से बड़ी लग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, थोड़ी सी लैंग्वेज को भी इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करना चाहिए। तो उस टाइम पे लेकिन जब मैं गई थी तो जितने भी डायरेक्टर्स या जिनसे भी मिलती थी वो सब मेरी बहुत तारीफ करते थे कि सौम्या तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मुझे इस चीज पे बहुत गर्व होता था और मैं अपनी चीजों को नहीं भूलने देना चाहती हूँ, चाहे वो मेरी हिंदी हो, चाहे हमारे संस्कार हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। देशभक्ति भी हम युवाओं में बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी देश हैं या जो भी दूसरी यूनियन है वो अपने आप को बहुत बहुत कट्टरता से आगे आती हैं, लेकिन एक हिंदू समाज होता है कि या तो नारे लगाने में बहुत आगे आ जाएंगे, लेकिन जब खड़े होना है वहां पर नहीं आते हैं। जहाँ बात पहुंचानी है, जहाँ पर चीजें कहनी चाहिए वहां पर वो पीछे, हम फिर वहां पे पढ़े लिखे बन जाते हैं। सिर्फ हिंदू की बात कर रही हूँ मैं बाकी और भी चीजों की जो बोलते हैं कि हमने तो आवाज उठाई कि किसी ने सुनी नहीं, तो आवाज एक ने उठाई थी, बाकी तो सुन रहे थे ना। तो आप लोग जब एक साथ होकर के नहीं बोलोगे तब तो फिर कोई कैसे समझेगा। आप दूसरों की आलोचना करने एक साथ हो जाते हो, लेकिन अपनी चीजों के लिए आप में से कोई एक ही खड़ा होकर बोलता है, तो वो चीज भी हमको समझनी चाहिए। सौम्या जी, जब समाज को, परिवार को नहीं पता था कि बेटी अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार के साथ काम करने वाली है, तब जब पिताजी को कांच के सामने खड़ा होना भी आपका शायद पसंद नहीं आता होगा, तब आपने उन्हें बोला कि मुझे एक्टिंग में जाना है। क्या था वो पूरा दृश्य, क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? ये जब मैं यहाँ जबलपुर में पढ़ाई कर रही थी कॉलेज के दौरान, उस टाइम से मैं फिर मॉडलिंग शुरू कर दी हूँ कॉलेज के इवेंट के बाद से, और प्रोफेशनली फिर मैंने शुरू किया था। और उस दौरान मेरे पापा पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो आजकल, तो मैं बोलती थी पापा मॉडलिंग कर रही हूँ। तो कौन सी मॉडलिंग, क्या होती है मॉडलिंग? तो फिर उनको थोड़ा बहुत तो पता ही था, तो मैंने बताया पापा एक ग्रुप है तो वो मॉडलिंग इवेंट कराते हैं और उसमें फैशन शो होता है, जैसे मिस इंडिया होता है वैसा ही हम वन बाय वन ऐसे स्टेप होते हैं, तो हम फिर उस लेवल पे पहुंचते हैं। तो उनको थोड़ा सा समझ आया। और उससे पहले मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग भी की थी, तो एयर होस्टेस ट्रेनिंग भी मैंने की है 1 साल, और वहाँ पे भी काफी सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी को लेकर के मैंने सीखी और बाहर की दुनिया को जानने का मौका मुझे उस टाइम पे मिला। मॉडलिंग के बाद क्या हुआ कि पापा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा, उनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, कुछ अभी शौक चढ़ा है मुझे नया, तो वो शौक पूरा करना है। तो मैं अच्छा ठीक कर लो, कब तक करोगे? तो वो सीरियस नहीं थे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हो गई थी और मैंने 3 साल फिर जबलपुर में मॉडलिंग की। मैंने फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर 2014 और फिर उसके बाद मैंने मिस एमपी और फिर बहुत सारे शोज मैंने ऑर्गेनाइज भी किए। मैं शो स्टॉपर्स भी रही, मैं शो मैनेजर भी रही, मैं शो डायरेक्टर भी रही। और फिर मेरे कॉलेज में मुझे बुलाया गया और मेरे लिए एक शो मुझे सम्मानित करने के लिए शो उन्होंने तैयार किया। तो ये मॉडलिंग का किस्सा ऐसा है कि मैं 3 साल तक करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे लिए बचा क्या है, मैं मॉडलिंग कितनी करूंगी, हर चीज तो कर ली मैंने और मुझे एक स्टेप आगे जाना है अभी भी। क्योंकि क्या कि कॉलेज के दौरान पे मुझे 3500 पापा से मिलते थे, जो मेरी
हॉस्टल की फीस होती थी, उसमें मेरा खाना होता था, उसमें से 400-500 रुपए बच जाते तो 100-200 रुपए का टॉप लेकर के आ जाती थी, 100 रुपए के बैलेंस जो है भरवा लेती थी। तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लाखों करोड़ों कमाना, लेकिन घर वालों के 500 रुपए के बहुत ज्यादा लगते हैं। तो उस टाइम पे फिर पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे ना भूख है, अब मुझे मुंबई जाना है। पापा बोले कि मुंबई क्यों जाना है? मैंने कहा पापा हो गया, मॉर्निंग इससे ज्यादा क्या करूंगी, मैं सब तो कर लिया, सारे टाइटल मिल गए और फिर कोई अच्छा एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे भी तो कमाने हैं, ऐसे कैसे करूंगी मैं? और फिर मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो वैसे भी बाहर जाना था मुझे। और फिर उन्होंने बोला कि देखो तुमको जो करना है करो। मैं तो नहीं, मतलब मैं तो एग्री नहीं करता, अभी वहां में इतने बड़े शहर, वहां कैसे जाओगी? लेकिन वही है कि जब आपको पता हो ना आपका बच्चा बहुत जिद्दी है तो आपकी जिद काम नहीं करती। तो मेरे पापा ने भी फिर मुझे बोला कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ छोड़ने के लिए। तो फिर इस तरीके से फिर उन्होंने मेरी बात को माना और समझा भी। ऐसा नहीं, मेरे पापा हमेशा से मुझे जो चीज चाहिए होती थी वो कभी नहीं देते थे, उसके एक साथ बात देते थे। और मुझे इस चीज की बहुत शिकायत भी रही उनसे कि उस वक्त क्यों नहीं, लेकिन जिस चीज के लिए हम अपने पेरेंट्स को स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान उनको सोचते हैं कि हमारे लिए गलत सोचते हैं या हमको समझते नहीं या हमको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप जब कॉलेज से बाहर निकलते हो, जब आप अकेले रहना सीखते हो, तब आपको अपने पेरेंट्स की वही बातें ना सबसे ज्यादा अनमोल लगेंगी और वही चीजें आपको समझ में आए कि आपके पेरेंट्स ऐसे क्यों बोलते थे, ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि उनके पीछे मकसद होता है। और ये चीजें मुझे पहले नहीं समझ में आती थी, लेकिन जैसे मैं मुंबई गई और मुंबई पहुंचते ही मुझे पापा की हर एक बात समझ में आती थी। जब मैं रात में सोया करती थी और अपने सपनों के बारे में सोचा करती थी, या कोई ऐसा हादसा हो जाता था तो मेरे पापा डिसिप्लिन और चीजें सिखाते थे, तो मुझे उन्हीं बातों को याद करके मैं आज जो भी कर पा रही हूँ मैं उन्हीं की वजह से कर पा रही हूँ। तो अपनी जो माँ बाप की जो सीख है आज बुरी लगती है, लेकिन कल वही काम आती है। ये वही कह रही है जिन्हें आप फिल्मों में देखते हैं या जिन्हें आप रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें आप हीरो कहते हैं। तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो मान लेनी चाहिए हमको भी कि पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए। सोम्या जी, इन सब के दौरान कब आपको लगा, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट जिससे आपको लगा कि अब मैं इंडियन सिनेमा में आ गई हूँ, मैं बॉलीवुड में अब इस सफर शुरू कहाँ हुआ है? मुंबई अभी पहुंची हूँ मैं। मुंबई का जो स्ट्रगल है वो मतलब मुंबई यहाँ से 10 गुना आगे, बहुत फास्ट है लाइफ। मतलब आप मैच ही नहीं कर सकते। और जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको 6 महीने तो आपको अपना घर बनाने में, घर ढूंढने में, रहने खाने में, आपको खुद को समझने में लग जाता है। मैं जब गई तो 6 महीने मैंने आधा अंधेरी से लेकर वसई तक मैंने सारा रास्ता नाप लिया और मुझे फिर भी घर नहीं मिला। और वो घर भी मिले तो वो इतने छोटे थे कि मेरी जितनी हाइट है उससे उतना कमरा हुआ करता था, उसमें भी 2-3 लोग रह रहे होते थे। और आप एमपी में और हमारे घरों में देखो तो इतना बड़ा तो वॉशरूम भी होगा, उससे बड़ा ही वॉशरूम होगा जितना वहाँ पे रूम होता है। और मैं यहाँ पे जबलपुर से गई थी तो मेरा तो पूरा सामान था, सारा सामान लेकर के गई थी क्योंकि हॉस्टल में रह रही थी। तो वहाँ पे जैसे ही पहुंची हूँ तो वहाँ पे पीछे सारे वहाँ पे एजेंट सिस्टम बहुत चलता है, जब वो घर दिलाते वो ब्रोकर्स वहाँ पे हमारे पीछे लगे। आपको समझ में आया कोई तो नया आया है, कोई नया बकरा फंसा है कि अभी जो है हमको यहाँ से ब्रोकरेज मिलेगी। और वो क्योंकि हमको समझ के 5 बैग लेकर के चल रहे थे और पीछे वो हम आगे। फिर उसके बाद में हमको एक घर मिला, वो भी कितना 1-2 दिन बाद घर मुझे मिला, उसमें भी 6-7 लोग एक साथ रह रहे थे। अब क्योंकि पापा को बोल रहे हैं पापा मुझे तो जाना है, जिद इतनी कर ली थी। अब उनको ये नहीं बोल सकते कि पापा मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। या तो आपके जब सपने बड़े हो तो अपने आपको ये छोड़ दो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन क्या बोल रहे हैं, आप किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, ये सारी चीजें छोड़ देनी होती है। जब सपने बड़े हैं तो फिर सपने ही बड़े हैं, उसके आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं होता है। और मुंबई पहुंच करके आप जैसे मुंबई पहुंच जाओगे, आधी सफलता आप वैसे ही हासिल कर लोगे। आप मुंबई से वापस आओगे ना तो आप यहाँ की जितने भी लोग हैं उनसे बहुत अलग एनर्जी होगी। वहाँ पे हम यहाँ पे घरों में ही लड़ते रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहते हैं।
और वहाँ पे एक सेकंड का भी समय मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमारे दोस्तों या हम अकेले अपना समय बिता लें, जो हम शांति से अपने साथ रह लें। वहाँ पे ना पैसे की लड़ाई नहीं है, किसी भी चीज की लड़ाई नहीं है, बस वहाँ पे इंसानियत की लड़ाई है और सपनों की लड़ाई है। और वहाँ पे पहुंचती 6 महीने तक तो मेरा यही सफर चला। फिर उसके बाद मेरी फिल्मों के लिए ऑडिशंस, और मैंने क्योंकि एक्टिंग तो की नहीं थी, एक्टिंग का मुझे ही नहीं आता था, और मॉडलिंग करके गई थी। तो मॉडलिंग की मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उसमें ब्रांड एम्बेसडर की रेडीमेड स्टिक्स थी। और उसके साथ साथ फिर मैंने प्ले की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया, और थिएटर ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई, इमोशंस क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप जब मुंबई पहुंचते हो तो ये उनके लिए है जो नए नए लोग जाते हैं मुंबई। वहाँ की चकाचौंध, वहाँ का ग्लैमर, वहाँ की मतलब एकदम हाई फाई लाइफ, वहाँ जाकर आधे से ज्यादा लोग तो भटक जाते हैं ऐसे ही। उनके सपने पीछे हो जाते हैं, वो खुद को आगे रख देते हैं। वो किस मकसद से गए हैं, वो उनका उद्देश्य क्या है, वो किस चीज को प्राप्त करने आए हैं, वो सब भूल जाते हैं। वहाँ तो उनका घूमना फिरना ये सभी चीजें होती है ज्यादा। तो अगर मुंबई अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल 100% दृढ़ निश्चय के साथ जाओ कि भाई जाना है तो कुछ करके ही आना है, और कुछ करके आना है मतलब आपको मेहनत उसी दिशा में ही करनी है, तो आप हमेशा सक्सेस होगे। मैंने बहुत सारी रातें बिना कुछ खाए भी गुजारी, नीचे भी मतलब वहां पे बिस्तर भी नहीं होता था, वैसे भी रही हूँ, लेकिन कोई बिलीव ही नहीं करेगा उन चीजों को। आप हर चीज आप नहीं बताते, आपको लगता है कि बॉलीवुड बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मतलब दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, और बहुत ही कैमरे के सामने की लाइफ है। और जो भी स्टार है वो स्टार ऐसे ही नहीं बने, उनका स्ट्रगल बहुत रहा है। मतलब एक जो परसेप्शन है जो मुझे लॉकडाउन में जब मैं घर में थी, तो मुझे आम जनता के बीच में रहकर भी मैं सोचती थी कि कल को मैं बॉलीवुड स्टार बनूंगी तो क्या ये लोग मेरे बारे में भी ऐसी ही बातें करेंगे। तो मतलब ये ऐसे भी थॉट आते हैं, ऐसे भी ख्याल आते हैं कि अगर अभी तो ऐसा चल रहा है कि कोई एक्ट्रेस इस तरीके से आ गई तो क्या मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे। बहुत से थॉट्स थोड़ा सा ये जो बॉलीवुड के लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं, पर उसके पीछे कितने सारे लोग हैं। आप एक जब प्रोडक्शन खड़ा करते हो तो उसमें हजारों लोग जुड़े होते हैं आपसे, सिर्फ आप नहीं होते हो, उसके पीछे हजारों लोगों का घर चल रहा होता है। और कोई भी स्टार या कोई भी एक्टर अगर कहीं पहुंचा है तो डेफिनेटली वो अपनी मेहनत से ही पहुंचा है। वहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल लोग खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ अपनी डाइट पर, अपने बॉडी पर, अपने स्किल्स पर ही वर्क करते हैं। तो जो आज स्टार है तो उसने वो कमाया है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और ये जो परसेप्शन है कि हाँ जिनको फ्री में मिल जाता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है हमको दिखती है कि ऐसा ही है क्या, नहीं, आप जब उसके तकते आप उसकी जब अंदर तक जाओगे ना, उसकी गहराई में जाओगे, तो जो चीजें जैसी होती है वैसे दिखती नहीं है। उनके लिए लोग नहीं कर रहे होंगे, उनके लेवल पर हुई होंगी, मेरे लिए अपने लेवल पर हुई थी। तो सभी का एक अपना अपना स्थान है, और सभी अपने अपने तरीके से ही आगे बढ़ता है। मुंबई जाए तो खुद को अपने आप में सपनों को दिमाग में रखना जरूरी, सपनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सपनों से ज्यादा आपको आपके अंदर कितना विश्वास है, पहले तो वो यहाँ डिसाइड कर लो। जी तो मेरा थिएटर होने के बाद मैंने फिर ऑडिशन देना शुरू किया, और एक दिन मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग जो है वहाँ पर सभी लोग जानते हो यहाँ पर, तो वहाँ से कॉल आया और कि आपका एक ऑडिशन है वो हमको करना है। फर्स्ट ऑडिशन तो क्लियर हो गया, उसका लुक टेस्ट आपको देना है। तो मैं कलर्स येलो प्रोडक्शन हाउस गई थी, आनंद सर का प्रोडक्शन हाउस है वो, वहां पर जाकर मैंने लुक टेस्ट दिया था। और उस लुक टेस्ट में क्या हरियाणवी बोलनी थी मुझे। तो अब क्या है कि जो वहाँ पे एसोसिएट थे वो बुंदेलखंड से ही थे, जबलपुर से ही थे। अब क्या होता है कि नेचुरल सी चीज होती है, जब आपके सामने वाला किसी टोन में बात कर रहा होता है, लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो आ जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल। तो मेरा ऑडिशन में कुछ इसी तरीके से था, लुक टेस्ट भी इसी तरीके से था कि सर की वो जो लैंग्वेज थी, वो जो टोन था बुंदेलखंड का है, तो मैंने हरियाणी, भोजपुरी, अवधी सारी मिक्स कर दी उसमें। और लेकिन वो एंटरटेनिंग था। एक्टिंग का मतलब है एंटरटेनमेंट।
आपका लैंग्वेज तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप सीख लोगे, लेकिन आपका एक्टिंग, आप जब कैमरे के सामने हो, आप कितने उस चीज से प्रभावित हो रहे हो, या आपको वो अच्छी लग रही है, या मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आपको मेरी एक्टिविटी अच्छी लग रही है, दैट मीन्स कि मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ।